पहाड़ की वो मनमोहक वादियां, पहाड़ की गोद में बसे वो गांव, सोतों का वो छल छल बहता ठंडा पानी, वो सीढ़ीदार खेत, हरे भरे जंगल, पत्तियों से सरगोशियां करती वो शीतल हवा, पेड़ों पर कूजते वन पाखी और खेत खलिहानों में गूंजते वो लोकगीत। भला कौन भूल सकता है पहाड़ में अपने घर गांवों को। विष्णु भी कभी नहीं भूला। विष्णु? कौन विष्णु? पौड़ी गढ़वाल में बिचला उदयपुर पट्टी का कक्षा 4 में पढ़ने वाला विष्णु। पिता भोला दत्त का साल भर पहले ही निधन हो चुका था। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही विष्णु अपने सीढ़ीदार खेतों में हल चलाने लगा। अपने प्यारे मटरू और गोरा बैलों की मदद से खेतों को बुआई के लिए तैयार करता। मां भागीरथी विष्णु के लिए मीठा दूध भात ले आती, वहीं खेतों में खुद भी काम करती। कभी कभी हल जब पंचर भूमि की मोटी दूब में फंस जाता तो विष्णु थक हार कर रोते रोते वहीं खेत की मेड़ पर लेट जाता। विष्णु की मदद के लिए मां भी हल चलाने लगी। हालांकि समाज में महिलाओं के लिए हल चलाना वर्जित था। वहीं नीचे था उनका घराट, उनकी पंचक्की। उसमें विष्णु गांव के लोगों का अनाज पीसता, पिसाई के बदले आटा मिल जाता। 9 जनों का परिवार पल रहा था इसी तरह। विष्णु के खेतों में आने जाने के लिए मां ने घोड़े का एक बछेरा खरीद लिया। स्कूल से लौटकर विष्णु कभी खेतों पर तो कभी घराट पर। शाम ढलती और विष्णु घोड़े के बछेरे पर बैठकर लौट आता घर की ओर। लेकिन उस दिन अंधेरा घिराया पर विष्णु नहीं लौटा। मां धाद लगाती रही, कहां होगा, क्यों नहीं लौटा अब तक। बहुत देर में लौटा विष्णु, थकान से चूर और परेशान। घोड़ा चरने गया था लेकिन लौटा नहीं। लौटता कहां से? पास के जंगल में उसे बाघ ने मार दिया था। जंगल से घास और ईंधन के लिए लकड़ियां लाना, पशुओं को चराना, हल चलाने के साथ ही घराट चलाना, बहुत भार था किशोर विष्णु के कंधों पर। मां ने सोचा विष्णु 1 से 2 हो जाए तो शायद राहत मिले। रिश्ते खोजने लगी मां। लेकिन विष्णु ने अलग ही मन बना लिया था। उसने किसी पंडित की बात सुन ली थी कि 29वें वर्ष में मार्केश का विकट योग है। तो विष्णु ने तय कर लिया तब तक शादी ही नहीं करेगा, और शादी करेगा तो उस हम उम्र लड़की से जो छुट्टियों में गांव आई थी और घराट पर आटा पिसाने आती थी। उसके साथ पास की नदी में मछलियां मारती थी, पर वो तो पढ़ रही थी। विष्णु ने तय किया वो भी पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन विष्णु आगे कैसे पढ़े? मिडिल स्कूल दूसरे गांव चमकोट खाल में था। विष्णु वहां गया और हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा। 7वीं कक्षा में वो फर्स्ट डिवीजन में पास भी हो गया। इतना ही नहीं, 4 विषयों में उसे विशेष योग्यता भी हासिल हुई। मगर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए तो देहरादून जाना पड़ता। उसके लिए खर्चा कहां से आता? तो छूट गई पढ़ाई। फिर वही घास, लकड़ी, घराट और खेतीबाड़ी, गांव की उन्हीं पगडंडियों पर आना जाना। लेकिन नियति उसके लिए पहाड़ की उन पगडंडियों के पार जीवन की एक नई राह बना रही थी। घोड़ा बाघ ने मार दिया था। मां विष्णु को आगे नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए वो बहुत उदास रहती। एक दिन विष्णु किसी काम से लैंसडाउन गया और अपनी धुन में वापस ही नहीं लौटा। कहां चला गया विष्णु? क्या वो कभी गांव वापस आएगा? पढ़ लिख कर मां की मदद करने का सपना लेकर लाहौर को चल दिया। जेब में केवल 5 सिक्के, उनमें से भी 3 खोटे। कभी पैदल तो कभी बिना टिकट, भूखे पेट केवल पानी पीकर वो अमृतसर और फिर लाहौर पहुंच गया। सोचा वहां काम मिल जाएगा तो पढ़ेगा, प्राइवेट परीक्षा देता रहेगा।
संयोग से वहां बीडन चौक पर विष्णु को जाता हुआ देखकर गांव के विश्राम काका ने पहचान लिया। 3 दिन तक उसे अपने साथ रखा और काम खोजा। इस तरह लाहौर में नियति ने विष्णु को एक बुजुर्ग दंपत्ति के पास भेज दिया। वहां काम मिल गया। घर में झाड़ू पोछा चौका बर्तन का काम करता और खाली समय में पढ़ता रहता। दयालु निकले वो बुजुर्ग। विष्णु को उन्होंने अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। ये जानकर बहुत खुश हुए कि वो मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा देना चाहता है। वो खुद विष्णु का हाथ बटाने लगे। मेहनत रंग लाई। विष्णु बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। निसंतान बुजुर्ग दंपत्ति उसे इतना अच्छा मानते थे कि गोद लेकर अपना वारिस बनाना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन विष्णु को उनकी धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी। वो हर समय मां और अपने गांव घर को याद किया करता। पढ़ लिख कर लौटना चाहता था वो। तो क्या लौट पाएगा विष्णु? कुछ यूं हुआ कि काम के सिलसिले में बुजुर्ग दंपत्ति कराची बसने चले गए। वो एक डेंटल सर्जन का सहायक बन गया। 25 रुपए का माह भर वेतन और भोजन सोना रहना डेंटल क्लिनिक में ही। उसने वहीं पढ़कर पहले पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा पास की, फिर इंटर की परीक्षा और फिर अंग्रेजी में बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा भी पास कर ली। उसने फिर शॉर्ट हैंड सीखा। एक डेयरी और बेकरी में सेल्स मैनेजर हो गया। मालिकों की लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। हालात कुछ यूं बने कि 1944 में विष्णु लाहौर छोड़कर देहरादून लौट आया। वहां कुछ समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मिलिट्री अकाउंट्स में नौकरी करने के बाद दिल्ली के नेवल हेडक्वार्टर्स में स्टेनोग्राफर बन गया। जिंदगी की जद्दोजहद में वो बीमार पड़ गया। 6 माह अस्पताल में रहना पड़ा। तभी द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था। नौकरियों में छंटनी शुरू हो गई थी, पर किस्मत ने विष्णु का साथ दिया। अंग्रेज रक्षा सचिव फिलिप मैसन गढ़वाल में रह चुके थे और पहाड़ियों को बहुत पसंद करते थे। उनकी सिफारिश से विष्णु वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा में स्टेनोग्राफी का इंस्ट्रक्टर हो गया। तो जिंदगी की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर आगे बढ़ता गांव का वो हलवाहा, ग्वाला, लकड़हारा, खसियारा बालक विष्णु घरेलू सेवक, डेंटल सर्जन का सहायक और डेयरी बेकरी का सेल्स मैनेजर अब स्टेनोग्राफी का इंस्ट्रक्टर हो गया था। लेकिन उसे तो खुद अपनी राह बनानी थी, इसलिए उसने वो नौकरी छोड़कर अपना हिंदी संकेत लिपि विद्यालय खोल दिया। तो क्या इतनी मेहनत और रोमांच के बाद अब जिंदगी में ठहराव आ पाएगा? पर अभी कहां, इतनी आसान नहीं होती जिंदगी की डगर। नियति कई तरह की परीक्षाएं लेती है। इस बार उसने और भी कड़ी परीक्षा ली। विष्णु को टीबी यानी तपेदिक हो गया, जिसे तब जानलेवा रोग माना जाता था। खबर तो की विष्णु ने, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आया। 36.25 किलोग्राम वजन और 103-104 डिग्री सेल्सियस बुखार। हिम्मत जुटाई उसने और खुद नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम पहुंच गया। तपेदिक के जाने माने डॉक्टर और अधीक्षक डॉक्टर खजान चंद ने एक्सरे देखा तो कहा होपलेस केस, और वहां एडमिट नहीं किया। गांव से लाहौर, देहरादून और दिल्ली नाप चुके विष्णु ने इस बार भी हार नहीं मानी। उसी हालत में ट्रेन पकड़कर लखनऊ को कूच कर गया। मंत्री चंद्रभानु गुप्त से नहीं मिलने दिया गया तो उनकी कोठी के गेट पर बेंच पे ही लेट गया। रात में मंत्री जी ने गाड़ी की रोशनी में अपनी कोठी के गेट पर बेंच पे लेटे बीमार विष्णु को देखा। उसने अपनी परेशानी बताई। अगली रात फिर उनसे बात हुई। तब निशुल्क चिकित्सा का आदेश लेकर वो वापस भवाली सैनिटोरियम पहुंच गया। वहां भर्ती हुआ। नियमित भोजन और उपचार से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वहां इमरजेंसी वार्ड के विकट अनुभवों पर विष्णु ने मरण कक्ष कहानी भी लिखी, जो मुरादाबाद से प्रकाशित होने वाले
साप्ताहिक अरुण में छपी। लेकिन तभी भोजन की दुर्व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने के कारण उसे सैनिटोरियम से निकाल दिया गया। हालात के सामने हार न मानने वाला विष्णु फिर एक बार चटाई लेकर लखनऊ पहुंचा। वहां सिर मुंडाकर सचिवालय के सामने लेट गया। पत्रकार आए, पूछताछ हुई। सर्ववादी सोच के विष्णु को पुनः भवाली सैनिटोरियम भेज दिया गया। इलाज चलता रहा और विष्णु की पढ़ाई भी। उसने वहां रहते हुए साहित्य रत्न और बीए फाइनल की परीक्षाएं भी पास की। विष्णु सैनिटोरियम को अपना विश्वविद्यालय कहा करता था। ठीक होकर ग्रेजुएट विष्णुदत्त उनियाल सैनिटोरियम से बाहर निकले तो सोचा, अब क्या करूं? कहां ले जाएगी जिंदगी विष्णु को? रोजी रोटी की तलाश में वे बंबई निकल गए। वहां नौसेना के पीडी चमोली जी ने उनका परिचय वहां संघर्ष कर रहे युवा कॉमरेड दयानंद अनंत से कराया। उनके साथ उन्होंने जीवन में संघर्ष के कुछ नए पाठ पढ़े, जैसे कि लोकल ट्रेन में बिना टिकट भांडुप से रोज 20-25 किलोमीटर दूर विक्टोरिया टर्मिनल जाना, वहां रेलवे भोजनालय में 3 आने में 2 बार के भोजन के बराबर दक्षिण भारतीय खाना खाकर भांडुप लौट जाना। वहां न जा पाते तो चाय में रस या डबल रोटी डुबाकर ही खा लेते। बंबई में भविष्य न देखकर वो अल्मोड़ा लौट आए। वहां संकेत लिपि विद्यालय के अपने अनुभव के कारण रैमजे इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को कॉमर्स पढ़ाने का काम मिल गया। यही वक्त था जब उन्होंने अब आगे नौकरी न करने का संकल्प लिया। अपने जीवन संघर्ष और लगातार पढ़ते लिखते रहने के कारण सैनिटोरियम के दिनों से ही उनके भीतर पत्रकारिता की चिंगारी सुलग रही थी, जो अब भड़क उठी थी। खींचो न कमानों को, न तीर निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उन्होंने शक्ति और जागृत जनता जैसे अखबारों के होते हुए भी 1953 में अल्मोड़ा से साप्ताहिक पर्वतीय का प्रकाशन शुरू कर दिया। पहले 6 अंक आगरा के उजाला प्रेस से छपवाए। फिर कुमाऊं कुमुद के संपादक प्रेम बल्लभ जोशी जी ने अपना हैंड प्रेस और कुछ टाइप दे दिया, तो पर्वतीय साल भर उसी पर छपा। पाठकों को उनकी निडर, निर्भीक और तीखी लेखनी पसंद आई, जो सरकार की कमजोरियों, गलत नीतियों और सामाजिक बुराइयों पर कटु प्रहार करती थी। पर्वतीय दलगत राजनीतिक विचारधाराओं के बजाय अपनी स्वतंत्र राय देने लगा। उद्योग विभाग से 5,000 रुपए का ऋण लेकर उन्होंने एक छपाई मशीन खरीदी। उस पर पर्वतीय छपने लगा। पहले 1953 में अल्मोड़ा, फिर रामनगर और उसके बाद 1956 में पर्यटन नगरी नैनीताल से 1986 तक नैनीताल से साप्ताहिक और दैनिक पर्वतीय लगातार छपता रहा। उसने पहाड़ में पत्रकारिता का नया इतिहास रचा और अनेक नए पत्रकारों तथा रचनाकारों को जन्म दिया। विष्णुदत्त उनियाल या बी.डी. उनियाल को पर्वतीय ने पत्रकार और संपादक का भरपूर सम्मान दिया। उन्हें विभिन्न वर्गों और सोच के लोगों का स्नेह और आत्मीयता भी मिली। पत्रकार की हैसियत से वे मजदूर से मंत्री तक समान भाव से मिल सके, जो उनके सर्ववादी सोच के ही अनुकूल था। जीवन के उत्तरार्ध में अकेलापन खटकने लगा। अपनी प्रगतिवादी सोच के चलते जातीय रूढ़ी को तोड़कर उन्होंने 1963 में एक सहृदय राजपूत शिक्षिका सावित्री रावत से शादी कर ली। साल भर बाद एक बिटिया का जन्म भी हुआ। पिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए तब उन्होंने अपनी पत्नी की बचत और मित्रों से कर्ज लेकर एक छत की व्यवस्था की। इस तरह अपने को ही साबित किया कि खुद की मेहनत और बैग एंड बोरो के नियम से भी संपत्ति जोड़ी जा सकती है, वो भी बिना स्टील किए। एक मुकाम पर पहुंचकर जब उनियाल जी ने पलटकर अपने जीवन को देखा तो ये माना कि जाने अनजाने उनके जीवन को महिलाओं ने नई दिशा दी।
वो किशोरी जो उनके घराट में आटा पिसाने आती थी, उससे शादी का सपना देखकर वो आगे पढ़ने के लिए गांव से लाहौर तक पहुंच गए। वो शिष्या जिसे वो लाहौर में ट्यूशन पढ़ाते थे, मन में भय और शंका के कारण वो वहां से उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक लौट आए। अल्मोड़ा की वो युवती जिससे वो भावुक मन के सच्चे बंधन में लंबे अरसे तक बंधे रहे, चौथी महिला वो जो उनकी जीवन संगिनी बनी, जिन्होंने उनके जीवन को स्थिरता दी, वो बेटी भी जिसने उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास कराया, और इन सब से पहले हल चलाती उनकी वो मां। समाज के लिए कुछ करने की भावना से उनियाल जी ने 1974 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और अपनी संपत्ति का लगभग आधा भाग उसमें लगा दिया। ट्रस्ट ने पहले एक निशुल्क पत्रकार हॉस्टल खोला, लेकिन पूर्ण रूप से सदुपयोग न हो पाने के कारण उसे बंद करना पड़ा। ट्रस्ट गरीब और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने लगा। साथ ही साथ ट्रस्ट साहित्यकारों को सम्मानित करता रहा। जिंदगी के हर मुकाम तक पहुंचने के लिए किए गए कठिन संघर्षों के कारण जीवन के अंतिम वर्षों में वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें नैनीताल जैसी ऊंची जगह पर न रहने की सलाह दी। समाज को कुछ और देने का ये एक और मौका है, ये मानकर तब वे कोटद्वार गढ़वाल चले गए। वहां हिमालय अध्ययन कुंज खोला और मेधावी निर्धन छात्रों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति देने लगे और अन्य जरूरतमंदों की आर्थिक मदद भी करने लगे। पत्रकार और सम्मानित संपादक विष्णुदत्त उनियाल अपनी सर्ववादी सोच के तहत जरूरत से अधिक आय को सदा जरूरतमंद लोगों में बांटने के पक्षधर रहे। जीवन के अंतिम क्षणों तक वो यही करते रहे। उनका जीवन ये प्रेरणा देता है कि यदि मन में आगे बढ़ने की ललक हो तो गांव का एक हलवाहा, ग्वाला और घसियारा किशोर भी संघर्ष के पड़ावों को पार करके एक प्रतिष्ठित पत्रकार और संपादक बनकर सफलता का परचम फहरा सकता है और समाज से जो पाया वो समाज को वापस दे सकता है। अगर जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो मुश्किलें राह का रोड़ा नहीं बनती और व्यक्ति अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। गांव के एक परिश्रमी बालक विष्णु और सम्मानित पत्रकार संपादक विष्णुदत्त उनियाल के जीवन की उतार चढ़ावों भरी ये कहानी नई पीढ़ी के लिए मशाले राह है, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती रहेगी और उनकी हौसला अफजाई होती रहेगी।